Hey everyone, I hope you all must be having a great time. So it's me Gaurav from Ved Science Foundation. I welcome you all to this beautiful session of Ved Science Foundation. So we were discussing the chapter namely French Revolution, and in our last series we have discussed how France became republic. So let's continue further. Please do subscribe to our channel, that is Ved Science Foundation, and also you can hit the bell icon for the regular updates. So let's get started. Now, this is the name of the chapter, that is French Revolution, class 9th, India and the Contemporary World, part 2. Then, the Reign of Terror. Now, there was a fearful situation. ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पर बहुत लोग डरे हुए थे. ऑलराइट, सो अ fearful situation, एक आतंक का दौर, the reign of terror, extremely fearful, right? So this was the case, reign of terror. Now what exactly it means? I mean, the reign of terror, the period from 1793 to 1794. Now this period you have to remember in detail. In fact, this date you have to remember. So they're talking about 1793 to 1794, all right, is referred to as the reign of terror, a fearful situation. Now, ठीक है, Robespierre followed a policy of severe control and punishment. अब जो ये आदमी था, इसकी एक अपनी ही पॉलिसी थी, ठीक है, एक तरह का अपना ही रूल बनाता था ये. सो ही एक्चुअली फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सिवियर कंट्रोल, यानी कि किन किन चीज़ों पे कंट्रोल किया इसने, अभी वो हम देखते हैं. एंड पनिशमेंट, यानी कि अगर इसके रूल्स, इसके बनाए गए रूल्स को फॉलो नहीं किया तो ये सीधी सीधी पनिशमेंट आपको दे देगा. दिस इज व्हाट, ठीक है. ऑल दोज हुम ही सॉ एज बीइंग एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक. अब हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? फ्रांस बिकेम रिपब्लिक, यानी कि जिसने भी रिपब्लिक के खिलाफ आवाज़ उठाई या फिर रिपब्लिक के कोई भी खिलाफ हुआ करता था, तो ही वॉज ट्राइड बाय अ रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, ठीक है, यानी कि कोर्ट उसको सजा देती थी. देन ऑल दोज हुम ही सॉ एज बीइंग एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक, दैट इज एक्स नोबल्स. यहां पर बात हो रही है एक्स नोबल्स की, ठीक है, पीपल ऑफ द हायर सोशल रैंकिंग ऑर्डर, क्लर्जी. ऑलराइट, तो हमने एक्स नोबल्स और हमने नोबल्स और क्लर्जी के बारे में पढ़ा है, ठीक है. मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज, इवन मेंबर्स ऑफ हिज ओन पार्टी, यानी कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स, यहां तक कि उसी के पार्टी के मेंबर्स अगर रिपब्लिक के खिलाफ कुछ बोलते हैं, ठीक है, तो दे वर अरेस्टेड, दे वर इम्प्रिजन्ड एंड देन ट्राइड बाय अ रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, यानी कि उनको सजा मिलती थी. सो दिस वाज द केस, ठीक है. सो ही फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सिवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट. इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी, अगर कोर्ट उनको गुनहगार साबित कर देती है, दे वर गिलिटिन्ड. नाउ व्हाट इज दिस? गिलिटिन्ड इज बेसिकली अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ टू पोल्स, ठीक है, दो पोल और उसके बीच में ब्लेड, ठीक है, और यहां पर रख दिया जाता है इंसान को, जिसके कारण उसका सर कलम कर दिया जाता है, ठीक है. ब्लेड जो है उसके सीधा गर्दन पर आकर के लगता है. दैट इज व्हाट, ठीक है. तो आप ये देख रहे होंगे कि ये कितना हार्श होता होगा, ठीक है, कितना हार्श होता होगा. सो द गिलिटिन इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ टू पोल्स एंड अ ब्लेड विद विच अ पर्सन इज बी हेडेड, यानी कि सर कलम कर दिया जाता था. इट वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गिलिटिन हु इन्वेंटेड इट, ठीक है. सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एनटीएससी एग्जामिनेशन. इसमें बहुत सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी है, ठीक है. तो सीधा साधा आपसे सवाल पूछ लेंगे, रेन ऑफ टेरर का जो पीरियड था वो पीरियड कहां से कहां तक का था? 1793 टू 1794, ठीक है. ये ईयर्स याद करने बहुत जरूरी है. नाउ Robespierre government issued laws placing a maximum ceiling. Now this is very much important.
दे आर टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइजेस, यानी कि एक तरह की लीगल लिमिट लगा देना। क्या कर देना? लीगल लिमिट लगा देना। नाउ व्हाट इज दिस लीगल लिमिट? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लीगल लिमिट? यानी कि इट इज अ लिमिट प्लेस्ड ऑन अ पर्सन इनकम, अ लिमिट प्लेस्ड ऑन अ पर्सनस इनकम, कि आप इतना ही अर्न कर सकते हैं, यानी कि सीलिंग लगा देना, एक लिमिट लगा देना, लिमिट बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, एक लीगल लिमिट लगा देना कि इससे ज़्यादा आप अर्न नहीं कर सकते। सो दिस इज व्हाट, ऑलराइट, वेजेस एंड प्राइजेस, इनके ऊपर सीलिंग लगा दी गई। देन मीट एंड ब्रेड वर राशन, यानी कि फिक्स क्वांटिटी में ही सब कुछ मिलेगा, ठीक है, एक फिक्स क्वांटिटी होगी, उसी में ही गुजारा करना पड़ेगा, उसी में ही मिलेगा। ऑलराइट, peasants were forced to transport their grain to the cities and sell it at prices fixed by the government, यानी कि जो peasants हुआ करते थे उनका काम क्या था? they were forced to transport their grain, जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती से उनको अपने ग्रेन्स को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता था सिटीज में, और उसको सेल करना पड़ता था एट द प्राइजेस फिक्स बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा कंट्रोल जो था वो गवर्नमेंट के हाथ में था, और गवर्नमेंट ने प्राइस को फिक्स करके रखा हुआ था। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन, ठीक है, अब यहां पर क्या है? एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर, यहां पर आटे की बात हो रही है, इट वॉज फॉरबिडन, किसी को नहीं मिलेगा। देन ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट द पेन द इगलाइट, यानी कि इक्वालिटी ब्रेड, अ लोफ मेड ऑफ होल व्हीट, यानी कि एक प्रॉपर इक्वल साइज की ब्रेड दे दी जाती थी सबको, ठीक है, बजाय व्हाइट फ्लोर देने की बजाय सबको इक्वल यानी कि एक साइज की ब्रेड दी जाती थी। सो दिस वाज द केस, ठीक है। देन इक्वालिटी वाज आल्सो sought टू बी प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस। अब यहां से लेकर यहां तक आप देख सकते हैं, ठीक है, यहां मैंने फिक्स क्वांटिटी लिख दिया, यहां मैंने लीगल लिमिट लिख दी, ठीक है, और फिर यहां पर आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने सारी चीजों के जो दाम थे उसको फिक्स करके रखा हुआ था, ठीक है। अब सबको जो खाना मिलेगा या जो ब्रेड मिलेगी सबको एक इक्वल साइज की ब्रेड मिलेगी। तो कहने का मतलब यहां पर क्या है, रॉबस्पियर के मन में क्या थी, इक्वालिटी, ठीक है, वो चाहता था सबको इक्वल चीजें मिले, देयर शैल बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑलराइट। सो इक्वालिटी वाज आल्सो sought to be practiced through forms of speech and address, alright. So you have the freedom of speech and address. So this was the case then. Instead of the traditional monsieur, यानी कि इसको सर बोला जाता था, एंड madame, जिसको मैडम बोला जाता था, all French and women were henceforth citoyens and citoyennes, ठीक है, यानी कि फ्रांस में जितने भी लोग थे, ठीक है, इंक्लूडिंग मेन एंड वुमेन, सबको सिटीजन का दर्जा दिया गया, ठीक है, नो मदाम नो सर, ठीक है, सिटियों एंड सिटियें, ऑलराइट, मेन एंड वुमेन। देन चर्चेज वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेज। तो जो चर्चेज थे, ठीक है, दे वर शट डाउन, उनको बंद कर दिया गया, और जितने भी चर्चेज थे, ठीक है, और जो बिल्डिंग्स थी उनको कन्वर्ट कर दिया गया बैरक्स में। नाउ व्हाट आर बैरक्स? जहां पर सोल्जर्स को रखा जाता था, ठीक है, सोल्जर्स को रखा जाता था, तो चर्चेस को और जितनी भी पुरानी बिल्डिंग्स थी, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर दिया गया बैरक्स एंड ऑफिसेस में। देन रॉबेस्पियर परस्यूड हिज पॉलिसीज सो रिलेंटलेसली दैट इवन हिज सपोर्टर्स बिगैन टू डिमांड मॉडरेशन, यानी कि उसने अपनी पॉलिसीज को इतना ज्यादा, मतलब एक्सट्रीम लेवल पर उसने अपनी पॉलिसीज निभाई, उसको वो आगे लेकर के गया इतना एक्सट्रीम लेवल पर कि उसके जितने भी सपोर्टर्स थे अब वो भी चाहते थे कि कुछ इसमें मॉडरेशन हो जाए, भैया कुछ इसमें लिबरलाइजेशन हो जाए, मॉडरेशन हो जाए, ठीक है।
इतना ज्यादा आपको एक्सट्रीम करने की जरूरत नहीं है। फाइनली ही वॉज कॉन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन जुलाई 1794। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जुलाई 1794 ही वॉज कॉन्विक्टेड, ठीक है, एंड अरेस्टेड, ऑन द नेक्स्ट डे सेंट टू द गिलिटिन। तो उसका भी सरकलम कर दिया गया। सो दिस वॉज द केस, ठीक है। ही वॉज कॉन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन जुलाई 1794, ये डेट इंपॉर्टेंट है, रेन ऑफ टेरर वाली, ठीक है। अरेस्टेड और सरकलम कर दिया गया, बी हेडेड, ठीक है। सो दिस वॉज द केस। देन अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। नाउ व्हाट इज डायरेक्टरी? मेन फोकस अब डायरेक्टरी पर है। देखिए, द फॉल ऑफ द जैकोबियन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्दियर मिडिल क्लास। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बन जाता है, इनफैक्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है कि जैकोबियन गवर्नमेंट जब गिरी, जब उसका फॉल हुआ, तो किसने पावर सीज कर ली? ठीक है, वेल्दियर मिडिल क्लासेस, पीपल बिलोंगिंग फ्रॉम वेल्दियर मिडिल क्लासेस सीज द पावर, ठीक है, पावर अपने हाथ में ले ली। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस, एक नया संविधान बनाया गया, ठीक है, एक नया संविधान बनाया गया। अब इस संविधान के अनुसार, इसके मुताबिक, इट डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, यानी कि उसने डिनाई कर दिया नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शन, यानी कि जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उनको वोटिंग का अधिकार नहीं मिलेगा, उनको वोटिंग का अधिकार नहीं मिलेगा। तो ये नए कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक था। इज दैट क्लियर? इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यानी कि 2 हाउसेस के बारे में आप बात कर सकते हैं। 2 इलेक्टेड legislative councils, sorry, we are talking about the councils, all right, so it is councils, 2 elected legislative councils, then these then appointed a directory। अब ये जो legislative councils हैं, इनका काम क्या होता था? अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, ठीक है। एक एक कनेक्शन देखिए कि कैसे कनेक्शन बन रहा है। ये legislative council का काम क्या होता था? they appointed directory। now what is directory? It is an executive body, executive people who actually लॉ को जो इंप्लीमेंट करते हैं, जो एग्जीक्यूट करते हैं, जो उसका एग्जीक्यूशन करते हैं, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशन बन करके आते हैं, ठीक है, फ्रेम होते हैं, फिर उसका एग्जीक्यूशन होता है, उसको ग्राउंड लेवल पे उतारा जाता है एंड सो ऑन, इंप्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। सो दिस एग्जीक्यूटिव बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 members, ऑलराइट। So these executive bodies is made up of 5 members. Please remember this fact. And this was meant as a safeguard against the concentration of powers in a one-man executive as under the Jacobians. तो Jacobians के टाइम पर जब रॉबस्पियर का राज चल रहा था, तो उसी के हाथ में सारी की सारी पावर्स थी, ठीक है। फ्रांस का हमेशा से एक ही मकसद रहा है, एबॉलिशन ऑफ मोनार्की, इंस्टेड एबॉलिशन ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की, ठीक है। जो भी होगा कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होगा, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस होंगे उसको मानने पड़ेंगे। सो दिस वाज द केस, ठीक है। हमने शुरू से फ्रांस के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, इन द चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन। सो दिस वाज मेंट। अब ये डायरेक्टरी क्यों बनाई गई? डायरेक्टरी बनाने के पीछे रीजन, उसका कारण क्या था? जस्ट फॉर सेफगार्डिंग अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन वन हैंड, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन वन मैन एग्जीक्यूटिव, यानी कि किसी एक आदमी के हाथ में पावर नहीं होगी, ठीक है। जितने भी डिसीजंस लिए जाएंगे सबकी सलाह से लिए जाएंगे। सो दिस वाज द केस, यही एक कारण था बनाने का। ऑलराइट, नाउ द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी। अब डायरेक्टरी में भी कुछ तरीके की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए, ठीक है, आपस में ही वो लोग लड़ मरे। देन पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट, यानी कि यहां पर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आ गया, ठीक है, इंस्टेबिलिटी आ गई डायरेक्टरी में, द एग्जीक्यूटिव में, ठीक है, और मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट ने उस चीज का फायदा उठाया और पावर अपने हाथ में
ले ली, यानी कि सीज कर ली। ठीक है, सो दिस वॉज द केस। थ्रू ऑल दीज चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, भले ही बहुत सारे चेंजेस हुए हो, भले ही, ठीक है, इतने सारे चेंजेस होने के बावजूद भी द आइडियल्स, जो आदर्श थे फ्रीडम के, द फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, भाईचारा यानी कि फ्रेटर्निटी, इट रिमेन्ड इंस्पायरिंग आइडियल्स दैट मोटिवेटेड पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन फ्रांस एंड रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द फॉलोइंग सेंचुरी। ठीक है, अगर मैं रिवोल्ट ऑफ 1857 की भी बात करूं, इंडिया की, ठीक है, रिवोल्ट ऑफ 1857, तो हमको इंस्पिरेशन मिली थी फ्रांस से, फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमने इंस्पिरेशन ली थी। इज दैट क्लियर? द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, दे वर इंस्पायर्ड फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो जितने भी चेंजेस हुए, जितने भी नए रूल्स बने, ठीक है, जितने भी लॉज बने, मगर लोग बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे इन आइडियल्स के, इक्वालिटी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, फ्रेटर्निटी, ठीक है, एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ऑल। तो यानी कि लोगों को पूरी तरीके से आजादी तो थी, वो लोग चाहते थे कि हम जो है इक्वल हैं, ठीक है, कोई ना कोई गरीब है ना कोई अमीर है, सबको हम लोग एक बराबर के प्लेटफॉर्म पे रखेंगे, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून सबके लिए एक है। ठीक है, सो दिस वॉज द केस। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक very much clearly. Thank you so much for watching the video. Please do subscribe to our channel, that is Ved Science Foundation, and also you can join our Telegram channel in the name of Ved Science Foundation, और उस पर हम सारे के सारे जो PDF हैं वो भी उस पर हम डाल देते हैं। So thank you so much. Stay home, stay safe. Bye bye.